Now the very important chapter, chemical bonding. सितंबर तक यही चैप्टर चलता रहेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। किसी भी चैप्टर से सवाल आए चाहे नहीं आए, इससे तो आना तय है। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, इससे आना बेटा एकदम तय है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगले 2 महीने तक यही चलता रहेगा। अगस्त सितंबर, देखते हैं, पहले अगर हो गया तो हो गया। धीरे धीरे करना है, बहुत रटना है। ठीक है। मेमोराइजेशन बहुत है, भर भर के मेमोराइजेशन है। हम पहले मैं बता दे रहा हूं, अगर आप इसको याद नहीं करोगे हिस्ट्री के तरह तो गया। ठीक है। और इसका यूज हर टॉपिक में होगा बेटा, है ना, ऑर्गेनिक में तो खासकर भर भर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद दिस केमिकल बॉन्ड। So what is a chemical bond? It is a force which hold together the atoms in a molecule. Force which held holds together the atoms in a molecule is called a chemical bond. तो आई होप मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आपको क्लास 9 से क्लियर होगा। दिस इज व्हाट group of atoms is called molecule. Example, water. These are called chemical bonds. ठीक है। We can say it contains two OH bonds. ठीक है। Two OH bonds, and these bonds are basically a force which holds the molecule, holds the atom in a molecule together, which holds together the atom. देखो ये ऑक्सीजन जो है और ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन है, तो बांध के रखता है। एक फोर्स ऐसा जो इन दोनों को बांध के रखता है। एक और वर्ड जो है इस चैप्टर में बहुत बार आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको अलग से डब्बे में बंद करना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर। ठीक है। पहले तो इसका डेफिनेशन, दोनों में फर्क देखना। फोर्स which hold together the molecules, not the atom of the molecules. Force which hold together the molecules in a compound is called intermolecular force. देखना ध्यान से इंटरमोलिकुलर फोर्स को, एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छे से। तो सपोज दिस इज O, दिस इज H, दिस इज H2O का एक मॉलिक्यूल,
one molecule. Say for example, there is another molecule of H2, another molecule. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, पहले मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. एंड these are bonds. फर्क दिखा? फर्क केमिकल बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में. आधे बच्चों को, आधी जनता को 2 साल में यही नहीं समझ में आता कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं. उनको लगता है दोनों सेम है. आपको नहीं लगना चाहिए. तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटर, TER. एक और आगे चल के पढ़ोगे इंट्रा, तो वो लेटर. केमिकल बॉन्ड्स का बेसिक क्लियर है आपको? केमिकल बॉन्ड्स का बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लेगा बच्चा लोग. देखो, जब ऑनलाइन रहते हो ना, मतलब तो मेरे को पता नहीं चल रहा होता कि आप कितने स्पीड में लिख रहे हो. यहाँ बैठे रहते हो तो एक आइडिया लग जाता है ना कि पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं. तो मैं अपनी स्पीड में पढ़ा रहा होता हूँ. बिल्कुल, ये होता है, सभी टीचर के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है. तो मेरे को नहीं आइडिया लगता है कि तेज है या फास्ट. अगर कभी वैसा हो तो जस्ट इन्फॉर्म मी. आइदर व्हाट्सएप कर देना या मैसेज कर देना जूम पर ही. ठीक है? नहीं आइडिया लगता है, लिटरली नहीं आइडिया लगता है कि आप लिखे कि नहीं. फिर भी मैं अपने हिसाब से, मुझे जैसा लगता है कि इतनी देर में हो गया होगा. रह जाए तो बेझिझक बोल देना है, सर ऊपर कर दीजिए स्क्रीन को. लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल बॉन्ड. सबसे पहले एक बेसिक सा चीज केमिकल बॉन्ड के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल जब बनेगा या कोई भी एटम हेल्ड टुगेदर विद द फोर्स होगा, तो क्यों होना चाहेगा? कोई भी एटम जो बंधेगा, है ना, यहाँ पर आपने देखा O और H के एटम, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधते हैं. O और H के एटम्स यहाँ पर, फोर्स विच हेल्ड टुगेदर द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. क्यों बंधेगा? इंपॉर्टेंट वो है व्हाई. तो सबसे पहले उसी का आंसर लिखेंगे. इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और दूसरे लाइन में वो क्यों बंधेगा? फॉर स्टेबिलिटी ऑब्वियसली. कोई भी एटम क्यों बंधना चाहेगा? O और H क्यों बंधना चाहेगा? आप ही देखो, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना 10 में, ये सब तो पढ़ा ना हमने. क्यों शेयर होता है इलेक्ट्रॉन? वाई? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों हुई? ताकि ये स्टेबल बन सके, ऑक्टेट बना सके अपना, ये अपना ड्यूप्लेट बना सके, है ना. तो ऑक्टेट ड्यूप्लेट बेसिकली क्या है? अचीविंग स्टेबिलिटी, देखा जाए तो. ठीक है. नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? दिस स्टेबिलिटी
is associated with what? Lower or higher energy? Lower energy. देखा था हमने, सबसे लोअर ग्राउंड स्टेट पर कितना था हाइड्रोजन का? -13.6, और यहां पर 0। तो लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है। याद आया? तो अगर उसी कंसेप्ट को यहां पर देखा जाए कि स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद लोअरिंग ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड बनाने के पहले, इट मींस दैट before the formation of bond, energy is higher, and after the formation of bond, energy will be lower. So can we write this जब बॉन्ड बनता है, कोई सा भी बॉन्ड, whenever a bond formation takes place, energy wise the situation goes from where to where? Higher energy to lower energy. Since energy can neither be created nor be destroyed, therefore we can say that some energy must be released. We can say that some energy must be released. हायर से लोअर में जा रहे हो बेटा, तो जो एनर्जी जो हायर में था वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो एनर्जी रिलीज होगा। एंड यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, therefore chemical bond formation is an what kind of process? Exothermic process. Very important. पूरा कंसेप्ट वाइज आपने देख लिया कि क्यों है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब किसी को अगर कुछ पूछ लेना है तो बता दो, कोई लाइन अगर नहीं समझ में आया तो। तो इसमें हमने सब कुछ समझ लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही क्यों है, और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर हो गया तो वो किस तरीके का प्रोसेस होगा। तो इसी को अगर आप उल्टा करके देखो, केमिकल बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज हुआ है, तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना होगा। ठीक है,
Next, some facts and concepts. Number one, atoms combine to form bonds. Atoms combine to form bonds. And why do they combine to form bonds? In order to gain stability. An atom has a tendency to form maximum number of bonds. Again, why? बॉन्ड्स बनाकर वो स्टेबल होना चाहता है. Valence shell of an atom determines the chemical behavior of the atom. Now the most important part. When we talk about valence shell, when we talk about valence shell, तो वैलेंस शेल के लिए अब आपके पास जैसे ही वैलेंस शेल बोले दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए. वो क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन and vacant orbitals in a valence shell. Both are responsible for bond formation. ध्यान रखना बेटा. Valence electron as well as vacant orbitals are responsible for bond formation. Very important. Valence electron क्या होता है? Already we know. Electron of outermost shell. Vacant orbitals मतलब empty orbitals, which means no electrons are present. Empty orbitals, which means no electrons are present. यहां से नई लर्निंग आपकी शुरू होगी इस चैप्टर की. Suppose if we take an example of beryllium. Beryllium का electronic configuration is 1s2, 2s2 और 2p0. p ऑर्बिटल में कुछ नहीं.
We can also write this as helium 2s2 or 2p0. Can we draw this? Obviously valence shell चाहिए मुझे. This is your 2s and this is your 2p. ठीक है. 2px, 2py, 2pz. Now, अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें भरें तो इस तरीके से होगा. इन दोनों ऑर्बिटल्स में 2s और 2p ऑर्बिटल्स में there is not much energy difference. ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता है. Not much energy difference. And because of this, what you see, कि electron from 2s travels to 2p. और जब ऐसा होगा तो उसको हम बुलाएंगे एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. इस एक्साइटेड स्टेट में इनको आप क्या बुलाओगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और इनको क्या बुलाओगे? वेकेंट ऑर्बिटल. जिनका ये कंप्लीट हो जाए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इसी तरीके से एक्साइटेड स्टेट्स बनाइए. जिनका हो जाए रफ में बनाना, अगर फेयर में नहीं बनाना है तो लगे कि गलत है. बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बनाने का कोशिश करिए. बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बनाने का कोशिश करिए.
नाइट्रोजन के केस ऑनवर्ड्स आप देखेंगे एस ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल में जाने के लिए कोई भी वैकेंट नहीं है, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पी ऑर्बिटल में जाने के लिए कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो therefore what we can note, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बुला दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये भी लिखोगे नो वेकेंट ऑर्बिटल। चूंकि 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p ऑर्बिटल में जाने के लिए कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो व्हाट वी कैन राइट, नो एक्साइटेड स्टेट। खाली रहेगा तभी तो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा अलग हो गया। डन हो गया ऑक्सीजन और फ्लोरीन का भी। सेम आंसर। नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो एक्साइटेड स्टेट। सेम आंसर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है बट नो वेकेंट ऑर्बिटल, therefore no excited state। कुछ पूछना हो तो बताओ। बेसिक कंसेप्ट में कितना हो गया, 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट।
5 नंबर पॉइंट में ये नोट करना है, मान लो ये नाइट्रोजन है, शेल्स तो सभी में इनफाइनाइट होते हैं, जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किया एंटर किया दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट होगा। तो सर अगर शेल इनफाइनाइट होते हैं तो इधर से इधर भी चले जाना चाहिए, नहीं? बट ये नहीं होगा, क्यों? बिकॉज एक्साइटेशन फ्रॉम सेकेंड शेल टू थर्ड शेल और थर्ड शेल टू फोर्थ शेल, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू सिक्स्थ, इसलिए डॉट 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 लगा दिया, is not possible because of very large energy difference between second and third or third and और so on, इसीलिए नहीं होगा। Therefore the fifth point says, देखो कहीं कहीं होता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर होता है, बट वो एक्सेप्शनल केस में होता है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, इन जनरल, जनरली डी ब्लॉक में आप पढ़ोगे 4s और 3d का एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम। अब देखो वहां तो शेल नंबर अलग है, एक 4 के बारे में बात हो रहा है, एक 3 के बारे में बात हो रहा है, तो वो अलग होता है, वो एक अलग एक्सेप्शन तरीके से हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है? बट इन जनरल डिफरेंट शेल्स विल हैव व्हाट, वेरी डिफरेंट एनर्जी। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ोगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ोगे, तो वहां देखोगे कि 3s और 4d के बीच में डिफरेंस नहीं होता है उतना ज्यादा, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। 6th number point is self explanatory. Noble gas are generally, again, chemically inert because of completely filled valence cell, ये आपको पहले से पता है, and hence they do not form
compounds. Hence they do not form compounds. Hence they do not form compounds. ये सब फैक्ट्स और कंसेप्ट्स हैं जो याद करने हैं, ठीक है। याद तो खैर पूरा ही चैप्टर करना है। Noble gas are generally chemically inert because of completely filled valence shell and hence they do not form compound. देखो जनरली वर्ड को अंडरलाइन करना, यहीं पर इसके बारे में हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। वो क्या कि अगर आप नोबल गैस को देखो कौन कौन से होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। डब्बे में डालो। जनरली में ये वाला एक्सेप्शन होता है, इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स। जेनन कैन फॉर्म कंपाउंड। क्यों होगा बताया जाएगा, अभी नहीं। तो जनरली का ये मतलब हुआ बेटा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, atoms participate in bonding to complete their valence shell. Atoms participate in bonding to complete their valence shell. Eight, last, for completion of valence shell, for completion of valence shell, atoms can, number 1, transfer electron जो आयनिक बॉन्ड में होता है, एंड नंबर 2, शेयर इलेक्ट्रॉन। या तो ट्रांसफर करेगा या तो शेयर करेगा। और फिर अगली क्लास से हम यहीं से शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। होमवर्क लिख लीजिएगा। राइज नोट्स, व्हेन आई से रिवाइज उसका मतलब होता है मेमोराइज, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है। और
कल चूंकि हम वापस से फोर्स की क्लासेस शुरू करेंगे, मतलब वही डायनेमिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे, तो डायनेमिक्स वाला जहां तक छोड़ रखा है वहां तक रिवाइज करके आइएगा, ऐसा ना हो कि आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा हो, ठीक है। और जैसा कि आपने एक चीज देख ही लिया है कि टेस्ट अब होता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही होता रहेगा। देखेंगे थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करके पूछते जाएंगे आपसे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हो। आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? ऑल्टरनेट करके टेस्ट लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे करके। पूछने के लिए बहुत है बेटा, है ना, पूछने के लिए बहुत है। अभी रेडॉक्स का रेडॉक्स का एक टेस्ट हुआ, अभी दूसरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का कि एक टेस्ट हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चिंता ना करें, वो मेरे ऊपर छोड़ दें। तो आज की क्लास से कुछ पूछना है आपको? और एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज और दिमाग में आएगा, अरे इसने बिना पढ़ाए मेरे से वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ लिया। ध्यान रखना एक चीज का, जेई नीट के प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आप डीपीपी से सीखते हो, शीट से सीखते हो और टेस्ट से सीखते हो बेटा। ध्यान रखना किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये सीबीएसई का नहीं है ना कि जो किताब में है वही पूछेगा। तो इसीलिए किसी भी चीज का अंत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी भी चीज का अंत नहीं है, कोई भी प्रेस्क्राइब्ड चीजें नहीं है कि वही पूछेंगे बस। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको ट्यूटोरियल में दी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बेसिकली टेस्ट में पूछा जाता है, और बहुत मैक्सिमम चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाती हैं। तो तरीका ये होता है पढ़ने का। तो इसीलिए ट्यूटोरियल बनाइए, टेस्ट दीजिए, जो नया सवाल आए उसको पढ़िए और जो डाउट हो उससे पूछ लीजिए। इस तरीके से तैयारी होता है। तो अगर आप वो सोच के बैठे हैं ना कि हम जो पढ़ के गए हैं वही सब सवाल सब आएगा, तो फिर वो गलत अप्रोच हो जाएगा तैयारी करने का। ध्यान रखिएगा इस चीज का, जहां से मौका मिले वहां से पढ़िए। रेडॉक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स पढ़िए, नोट्स के बाद मैंने आपको बोला एनसीईआरटी याद करिए। अब देखिए कलर वाला जो क्वेश्चन था मैंने आपसे पूछा, इंटेंस कलर, ब्लू कलर वाला जो सवाल था एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने आपको बोला भी था रीड करने के लिए। वो ब्रोमीन वाला जो स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला है वो भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो पढ़कर आएंगे तो बनेगा बेटा। ये मत समझिए कि सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, इन केस 90% ऑफ द थिंग, 95% कर दिया जाएगा, वो 5% रह जाता है, उतना ज्यादा सिलेबस है कि, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सारा करने का। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका बदलिए, अच्छे से पढ़िए, मैं तो आपको गाइड कर ही रहा हूँ कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बुक्स भी पढ़िए, नोट्स भी पढ़िए, कुछ छूट गया उसको बुक से कंप्लीट करिए, ऐसे होगा तैयारी। ठीक है, चलो आपको आंसर की भेज दूंगा मैं, आंसर की मैच कर लेना। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कल परसों तक वो रिजल्ट भी आ जाएगा, मार्क्स कितना आया किसको, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, वो तो आपको पहले वो तो आंसर की से भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, डन, जा सकते हैं आप।